ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु गतिरोध है वो सिर्फ एक बॉम्ब की कहानी नहीं है। इसके पीछे दशकों का तनाव, ग्लोबल पावर का एक बड़ा खेल और हाँ, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था छिपी हुई है। चलिए आज इसे गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि असल में दांव पर क्या लगा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अमेरिका को एक न्यूक्लियर ईरान से इतना डर क्यों लगता है। और इसका जवाब, जैसा हम आगे देखेंगे ना, वो सिर्फ मिलिट्री ताकत में नहीं छिपा है। देखिए, असली डर सिर्फ एक बम का या किसी फौजी खतरे का नहीं है। इसकी जड़ें तो कहीं ज्यादा गहरी हैं और वो जुड़ी हैं अमेरिकी ग्लोबल डोमिनेंस की नींव से, यानी कि डॉलर से। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं, ये समझने के लिए कि अमेरिका इतना परेशान क्यों है। हमें मिसाइलों से आगे बढ़कर पैसे के खेल को समझना होगा। अमेरिका के इस डर के बिल्कुल सेंटर में है एक सिस्टम जिसे कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब ये है क्या? 1974 में एक डील हुई थी जिसके तहत तेल बेचने वाले बड़े देश सिर्फ डॉलर में ही तेल बेचेंगे और बदले में अमेरिका उन्हें सुरक्षा की गारंटी देगा। यही वो सिस्टम है जो पूरी दुनिया में डॉलर की मांग को हमेशा ऊंचा बनाए रखता है। तो अमेरिका को सबसे बड़ा डर किस बात का है? वो है एक डोमिनो इफेक्ट का। जरा सोचिए, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो फिर अमेरिकी दबाव और ये सब जो पाबंदियां हैं वो सब बेअसर हो जाएंगी, राइट? तब वो अपना तेल युआन या किसी और करेंसी में बेच सकता है, और अगर ईरान ने ये कर दिया तो हो सकता है दूसरे खाड़ी देश भी यही रास्ता अपना लें, जिससे पूरा का पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम ही ढह सकता है। अब जब सीधी लड़ाई तो हो नहीं सकती थी, तो अमेरिका और इजराइल ने एक अलग ही रास्ता अपनाया, एक खुफिया जंग छेड़ दी। ये वो दौर था जब लड़ाई आमने सामने नहीं बल्कि परछाइयों में लड़ी जा रही थी। इसका एक ही मकसद था, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंदर से ही तबाह कर देना। ये जो पूरा का पूरा संघर्ष था ना, वो पूरी तरह से सीक्रेट था। जैसे 2010 में स्टक्सनेट नाम का एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वायरस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में घुसाया गया, जिसने हजारों मशीनों को बर्बाद कर दिया। और इसकी ठीक बाद ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी एक के बाद एक रहस्यमयी हत्याएं होने लगीं। इन सब ने ईरान के प्रोग्राम को काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन देखिए, इस तरह की खुफिया कार्रवाइयों की भी अपनी एक लिमिट होती है। तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब फोकस खुफिया एक्शन से हटकर डिप्लोमेसी और सबसे ज़रूरी इकोनॉमिक प्रेशर पर चला गया। ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए कि ईरान की कमर ही टूट गई। उन्हें स्विफ्ट यानी इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से ही बाहर कर दिया गया। मतलब वो अपना तेल बेच ही नहीं सकते थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि सोचिए, अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया जैसी बेसिक चीजों की भी किल्लत हो गई। पर ईरान इतनी आसानी से किसी भी डील के लिए तैयार नहीं था। उन्हें भरोसा ही नहीं था। उन्हें याद था लीबिया के गद्दाफी का हश्र। गद्दाफी ने अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया था, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसे मार दिया गया। तो ईरान को यही डर था कि ये सब उन्हें कमजोर करने की एक चाल है। लेकिन आखिरकार जब ये इकोनॉमिक प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो ईरान के पास बातचीत की मेज पर आने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, और यहीं से डिप्लोमेसी के लिए एक नया दरवाज़ा खुला। और इसी लंबे दबाव और बातचीत का नतीजा था 2015 की वो ऐतिहासिक ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे हम JCPOA के नाम से भी जानते हैं। इसमें हुआ क्या? ईरान मान गया कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट 3.67% से ऊपर नहीं ले जाएगा और इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को 24/7 निगरानी करने देगा। और इसके बदले में उस पर लगे सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर सिर्फ 3 साल तक। उसके बाद कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक इस डील से हाथ खींच लिए। एक ही झटके में सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। और ये जो फैसला था, ये 2 एडमिनिस्ट्रेशंस की सोच में जमीन आसमान के फर्क को दिखाता है। एक तरफ ओबामा थे, जिनका मानना था कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ही रास्ता है। दूसरी तरफ ट्रंप, जिन्होंने इस डील को एक बहुत बड़ी भूल और एक जाल बताया और एक तरफा कार्रवाई का रास्ता चुन लिया। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील से निकलने के पीछे कुछ कारण भी बताए। उनका कहना था कि एक तो इस डील में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की कोई बात ही नहीं थी। दूसरा, इसके कुछ ज़रूरी हिस्से कुछ सालों में एक्सपायर हो जाते। और उनका मानना था कि ये डील तो ईरान को मजबूत होने के लिए बस टाइम और पैसा दे रही थी।
और जैसे ही ये डील टूटी, हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे और संकट गहराता चला गया। तो आज की तारीख में ये खतरनाक सिचुएशन किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है? तो याद है, डील के हिसाब से ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट क्या थी? 3.67%। ये एक बहुत ही सख्त लिमिट थी जिससे न्यूक्लियर हथियार बनाना नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही अमेरिका डील से बाहर हुआ, ईरान ने भी इसकी शर्तों को मानना बंद कर दिया। और नतीजा? जब तक ट्रंप ने अपना ऑफिस छोड़ा, ईरान का एनरिचमेंट लेवल 20% को भी पार कर चुका था। 2021 में इस डील को बचाने की एक आखिरी कोशिश भी हुई, लेकिन वो भी नाकाम हो गई। हुआ ये कि बातचीत चल ही रही थी और उसी बीच इजराइल ने ईरान की एक बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज पर हमला कर दिया। इस हमले ने ईरान को इतना भड़काया कि उसने बदले में एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। और वो कदम था यूरेनियम को सीधे 60% तक एनरिच करना। अब ये एक बहुत ही खतरनाक लेवल है, क्योंकि हथियार बनाने के लिए जो 90% चाहिए होता है, ये उसके बहुत बहुत करीब है। इसके साथ ही ईरान ने पूरी दुनिया को एक खुली चेतावनी भी दे डाली कि अगर हम पर दोबारा हमला हुआ तो हम 90% तक जाने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये एक ऐसी रेड लाइन थी जिसके बाद नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और फिर ईरान ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स के लगाए हुए सारे के सारे कैमरास हटा दिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग बंद कर दी और आखिरकार सभी इंस्पेक्टर्स को देश से ही बाहर निकाल दिया। मतलब एक ही झटके में दुनिया की आंखें बंद हो गईं। अब किसी को नहीं पता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बंद दरवाजों के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो आज हम जहां खड़े हैं वहां स्थिति ये है। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को कुछ नहीं दिख रहा, एनरिचमेंट का लेवल हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है और तनाव अपने पीक पर है। सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, इस बेहद खतरनाक खेल में अगला कदम क्या होगा।